Hello students, welcome to Gyan Nidhi classes. Today we are going to start chapter number 3, the Delhi Sultan. The Delhi Sultan. In chapter 2 we saw that regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of the kingdoms with Delhi as its capital? That was became because दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। यहाँ पे बताया गया है कि आपने चैप्टर 2 में देखा होगा कि कावेरी डेल्टा जैसा क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे और आपने ये भी नोटिस किया उसमें कि किसी राज्य का जिक्र वहाँ पे नहीं किया गया था जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह थे कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था, यानी कि 12th सेंचुरी में बना था ये। इस पर एक नज़र दौड़ाते हैं हम। टेक अ लुक एट टेबल वन पे चलते हैं। यह है टेबल 1, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। दिल्ली में शासन करने वाले कौन कौन से रूलर्स रहे थे, जिसमें कि सबसे नंबर 1 पे हैं तोमर थे। राजपूत डायनेस्टी में उनके टाइम पीरियड जो था उनका था वो 1130 से 1145। फिर चौहान आए थे। चौहान में सबसे फेमस रहे थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। फिर आए थे अर्ली टर्किश रूलर्स, इनका समय था 1206 से 1290, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। उनके बाद जो नेक्स्ट आए वो थे खलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो रहा था 1290 से 1320 के बीच में, जिसमें जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आए थे तुगलक डायनेस्टी आई थी, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे। इनका समय तो रहा था 1220 से लेके 1414 के बीच में रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आए वो आए थे सैयद डायनेस्टी। इनका जो टाइम पीरियड रहा था 1414 से 1451, जिसमें खिर्स खान, और उनके बाद जो नेक्स्ट आए थे वो थे लोधी डायनेस्टी का जो समय काल था वो था 1151 से 1526 के बीच में, जिसमें बहलोल लोधी का टाइम पीरियड रहा था 1451 टू 1489 के बीच में। वापस चलते हैं पेज नंबर 1 पे। टेबल 1 देखने के बाद आपको देखने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि दिल्ली पे कौन कौन से रूलर्स ने अपना अपना शासन किया था। इसके बाद एक नज़र आप एक वीडियो पे डालिए, उसमें आपको देखकर ये पता लग जाएगा कि भारत के अंदर कौन कौन से राज्य पे दिल्ली सुल्तानों ने अपना शासन किया था, और आपको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली के सुल्तान कितने ज़्यादा पावरफुल थे और कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपनी डायनेस्टी को फैला लिया था। चलते हैं। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द दिल्ली ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमराज Rajputs who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to the Chamnas of Ajmer. It was under the Tomras and Chauhanas that Delhi became an important commercial center. Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. Coin minted here called Dehliwal had a wide circulation. यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने परास्त कर दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई और इस शहर में बहुत ही शक्तिशाली और बहुत समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी के साथ साथ यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और प्रचलन में थे उस समय में। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas
of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table 1 again and identify the five dynasties that together made a Delhi Sultanate. यहाँ पे बेसिकली बताया ये गया है कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। जैसा कि आपने अभी टेबल 1 में देखा कि कहाँ कहाँ पे और दिल्ली सुल्तानों ने अपना अपना शासन किया था और उसमें 5 ऐसे वंश आप पहचान सकते हैं जिन्होंने दिल्ली में अपनी सल्तनत बनाई थी। इसी के साथ है द दिल्ली सल्तनत बिल्ड मेनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नोन एज दिल्ली। लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली कोहना सिरी एंड जहांपनाह। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं यहाँ पे सिरी आपको दिखाई दे रहा है और जहांपना है, दिल्ली कोहना है। ये फेमस एरियाज थे जहाँ पे उन्होंने अपने अपने इलाकों में सुल्तानों ने नगर बसाए थे। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। ऑल्सो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज तारिख सिंगुलर, त्वारिख प्लूरल, रिटन इन पार्सियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। यहाँ पर यह बताया गया है हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख मतलब एक वचन जिन्हें कहा जाता है सिंगुलर और त्वारिख मतलब बहुवचन यानी कि प्लूरल जो सुल्तानों के शासनकाल में उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की भाषा में फ़ारसी भाषा में लिखे गए थे, ये बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे पिक्चर में शो कर रखा है 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट किस तरीके से बनाई जाती थी जिन्हें अभिलेख कहा जाता है। फिगर 1 के अंदर प्रिपेयरिंग द पेपर को बना के तैयार किया जा रहा है यानी कागज़ तैयार करना। दूसरे में था राइटिंग द टेक्स्ट यानी कि लेखन कार्य करना और तीसरे में था मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस दैट इज मीन महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना। और 4th वन इज प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग यानी कि जिल्द तैयार करना। उसी के बाद नेक्स्ट बताया गया है नेक्स्ट में द ऑथर्स ऑफ त्वारिख वर लर्न्ड मैन, secretaries, administrators, poet and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। यहाँ पे ये बताया गया है कि त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी क्या करते थे, सलाह भी देते थे और न्याय संगत शासन के महत्व पर बल दिया करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में शो कर रखा है बॉक्स के अंदर, इसमें है द सर्कल ऑफ जस्टिस। इसका मतलब है न्याय चक्र। न्याय चक्र के बारे में बताया गया है। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुद्दबीर ने लिखा था इसके अंदर, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। इसी के साथ साथ सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते और किसानों वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते हैं जब वे खुशहाल यानी कि खुश और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी से शासन को और प्रशासन को बढ़ावा दे। ऐसा तभी पॉसिबल है जो कि इस पैराग्राफ में कहा गया है। फ़ख्र-ए-मुद्दबीर के द्वारा ये बात कही गई है। Keep the following additional details in mind. First, the authors of Tariq lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. Second, often wrote their histories of for Sultan in the hope of rich rewards. Third, these authors advised ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो कुछ बातें हैं ये ध्यान में रखने योग्य है, जिसमें फर्स्ट में बताया गया है कि त्वारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में ही रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो ये लोग। सेकंड पॉइंट में बताया गया है वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। थर्ड पॉइंट में ये जो लेखक होते थे अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब होता है लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दिया करते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं भी होते थे।
In 1236, Sultan Iltutmish daughter Razia became Sultan. The chronicle of the age, Minhaj-e-Siraz, recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable having at having a queen as ruler, nor were the noble happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240। यहाँ पे बताया गया है कि सन 1236 में इल्तुतमिश सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से सिर्फ इसी कारण से हटा दिया गया क्योंकि वो एक महिला थी। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि उस जमाने में लड़कियों को एक गद्दी पे स्वतंत्र रूप से बैठना पुरुषों के लिए गवारा नहीं हुआ करता था। तो इस बात से जो पूरी तरीके से सहमति रखते थे वो थे मिन्हाज सिराज, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भाई रजिया सुल्ताना एक महिला होकर शासन चला। यहाँ पे बताया गया है बर्थ राइट। सबसे पहले बर्थ राइट के बारे में जानते हैं। बर्थ राइट का मतलब होता है जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करना। उदाहरण के लिए जो लोग थे वो मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को, यानी कि जो सबसे अच्छी कुल में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उन लोगों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में ही मिलता है, यानी कि अपने पूर्वजों से ही मिलता है, प्राप्त होता है और अपने माता पिता से ही विरासत में मिलता है, जैसे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। उसके बाद है जेंडर डिस्टिंक्शंस। इसका मतलब है लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर समझना। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, इसमें यह बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, बताया गया है रजिया सुल्ताना के बारे में यहाँ पर, जिसमें काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूचना में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो ये बात कही थी मिन्हाज सिराज ने रजिया सुल्ताना के बारे में, क्योंकि वो जो थी वो अपने भाइयों से ज़्यादा सक्षम थी, योग्य थी एक शासिका बनने के लिए, लेकिन सिर्फ महिला होने की वजह से उनको गद्दी से हटा दिया गया था। तो मिन्हाज सिराज ये सोचते थे कि क्या फ़ायदा, इतनी अच्छी खासी उनके पास खूबियाँ हैं, लेकिन एक महिला होने की वजह से उस चीज़ को किसी ने गौर नहीं फरमाया और मिन्हाज सिराज खुद उसके अपोजिशन में थे, जिसकी वजह से रजिया सुल्ताना को उनकी गद्दी से हाथ धोना पड़ा, हटा दिया गया था। इसके बाद बताया गया है उनके इंस्क्रिप्शन में काफ़ी बातें उन्होंने लिखी हैं, जिसमें यह बताया गया है कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल ऑपोजिट था, डिफरेंस था, उनके अंदर एक दूसरे से विपरीत थी। उनका नाम था रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जिनका जन्म हुआ था 1980 के दौरान और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1003 के समय पे। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो ये बात इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में बताई गई है कि बहुत सारी ऐसी रानियां रही थी जो कि बहुत ही वीरांगना थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महिला होने के कारण से उन्हें अपने अपने शासन से हाथ धोना पड़ा था। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसका मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, जैसा कि इस मैप में दिखाया गया है बहुत ही अच्छे से, कि दिल्ली जो सल्तनत थी उसका विस्तार कैसे कैसे होता गया है और किस प्रकार से दिल्ली का जो शासन था वो धीरे धीरे करके फैलता गया। बेसिकली गैरिसन टाउन का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि जैसे कि ये पर्टिकुलर इलाका है और यहाँ पे
जो जगह है यहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। तो सोल्जर्स की टुकड़ी जहाँ पे रहती है उस पर्टिकुलर इलाके को बोला जाता है गैरिसन टाउन। और ये जो साइड में बाउंड्री होती है ये पूरा इलाका होता है जिसे कि वो लोग क्या करते हैं, फोर्टिफाइड कर देते हैं, पूरी सेफ्टी के साथ उस एरिया को सेफ करके रखते हैं, उसी को बोला जाता है गैरिसन टाउन। और फोर्टिफाइड करना यानी कि बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देना और किलेबंदी करना, उसे कहा जाता है फोर्टिफाइड करना। तो आगे देखते हैं। द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड heavily fortified town occupied by garrisons. The sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute और plunder फॉर सप्लाईज। तो यहाँ पे वही फोर्टिफिकेशन की बात की गई है, किलेबंदी करने की। यहाँ पे बताया गया है कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों का मतलब होता है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश यानी कि हिंटरलैंड को कहा जाता है, भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था उस समय पर। हिंटरलैंड यहाँ पे साइड में इसका मीनिंग बताया गया है। द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाइड विद गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। उसके नीचे दिया गया है गैरिसन टाउन अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, यानी कि किलेबंद बसाव जहाँ पे सैनिक रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी समझाया है। Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion war, even with weather could snap fragile communication routes. Delhi authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and governors who rebelled at any sign of the Sultan weaknesses. The Sultan barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the region of Ghayasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad तुगलक। तो यहाँ पे बताया गया है कि दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। उस समय पे शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town. During these campaign, forests were cleared in the Ganga, Yamuna, Doab and gathered and pastoralist एक्सपील्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। यहाँ पे बताया गया है कि सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के जो दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके प्रयावास से खदेड़ दिया। These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. New fortresses, garrison town and towns were established to protect trade routes and promote regional trade। यहाँ पे बताया गया है कि वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और किसान कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया और साथ ही साथ व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनाए और बसाए गए। उसके बाद बताया गया है द सेकेंड एक्सपेंशन अक्योर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। मिलिट्री एक्सपेंडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। मैप 3 में ये बात बताई गई है कि अलाउद्दीन खलजी ने कहाँ कहाँ पे अपना रूल किया था, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। ये यहाँ पे बताया गया है कि सदर्न इंडिया के अंदर अलाउद्दीन खलजी ने अपना कैंपेन चलाया था। इसी के साथ वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। यहाँ पे इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में बात एक्सप्लेन की गई है कि जो दूसरा विस्तार सल्तनत की भारी सीमाओं पर हुआ अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, जैसे कि आपने अभी मैप में देखा।
और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली थी। इसके बाद बताया गया है, बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रीजन 150 ईयर्स आफ्टर सम वॉच हम्बल बिगनिंग्स, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. Sultanate collected taxes from the peasantry and the dispensed justice in its realm. But now complete and effective was its control over such a vast territory. इसमें बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की जो शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर 2 के अंदर, यहाँ पे एक मॉस्क दिखाई गया, यानी कि मस्जिद दिख रही है आपको। इसमें ये बताया गया है कि ये जो इसमें बताया गया फिगर 2 के अंदर कि ये जो मस्जिद है 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारे यहाँ जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कोहना यानी पुराना शहर कहा गया है। दहली ए कोहना का मतलब होता है पुराना शहर, यानी कि पुराना टाउन। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने और विस्तार किया, इसे एक्सपेंड किया था। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। और नेक्स्ट है द मस्जिद। अ मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक, यानी कि यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी कि नेता, इमाम का मतलब होता है नेता, के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। जो यहाँ पे बताया गया है कि मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मस्जिद दिखाई गई है, ये बेगमपुरी मस्जिद है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपनाह, जो कि विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। The Delhi Sultan built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslims. Mosque also helped to create the sense of a community of belief. यहाँ पे बताया ये गया है कि यहाँ पे कम्युनिटी की बात की गई है कि दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का यहाँ पे क्या होता था, बोध उत्पन्न करने में भी यहाँ पे दिया भी हुआ है। हु शेयर्ड अ बिलीव सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट वॉज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। यहाँ पे बताया ये गया है कि जो मस्जिदें थी अपने धर्म को बताने के लिए सहायक थी, एक प्रकार की एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना ज़रूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते थे, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर्स में शो भी कर रखा है, जिसमें फिगर 4 के अंदर मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह
उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी, मिनिस्टर ने बनवाई थी। उसके बाद फिगर 5 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जमाली कमाली की जो मस्जिद है 1520 के दशक में के आखिरी दशक में ये बनवाई गई थी। उस दौरान इस मस्जिद A closer look administration and consolidation under the खलजीज एंड तुगलक्स। यहाँ पे बताया गया खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, जिसमें नज़दीक से एक नज़र डालेंगे। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द Delhi Sultanate needed reliable governors and administrator rather than appointing aristocrats and landed क्राफ्टियंस एंड गवर्नर। यहाँ पे बेसिकली जो बताया गया है उसमें ये कहा गया है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करने अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। बंदगा का मतलब बेसिकली गुलाम होता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी आसानी से और सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में ये बता स्लेव्स रेदर देन सन, यहाँ पे बात कही गई है, यानी कि बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी जो गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैप्टर को पूरा देखने के बाद ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिखें और बताएं। आगे चलते हैं। द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगा एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल टू हम्बल बर्थ हु वर ऑफ्टन देयर क्लाइंट्स to high political position. They were appointed as generals and governor. However, this also introduced an एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे बात कही गई है कि खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लग गई थी। इसी के बाद बताया गया है कि इस पैराग्राफ के अंदर कहा गया है गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। ये नए सुल्तानों के यहाँ पे बताया गया है, नए सुल्तानों के अपने नौकर थे, अपने सर्वेंट्स, जो लिखा भी गया है यहाँ पर। इसी के साथ साथ फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की यहाँ पर काफ़ी आलोचना भी की है। क्लाइंट, यहाँ पे क्लाइंट का मतलब बताया गया है समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर आर डिपेंडेंट और हैंगर ऑन। इसका मतलब यह है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, यहाँ पे बताया गया है मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन के बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है। मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमर, और काफ़ी सारे नाम बताए गए हैं इसके अंदर, जिसमें कहा गया है कि तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, जिसे फिरोज़ हज़ाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की असक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। यह बात इस पैराग्राफ में बताई गई है। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खलजी एंड तुगलक
monarch appointed military commanders as governors of the territories of varying sizes. These lands were called Ikhta and their holders was called Ikhtedar. Mukti, the duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their iktas. In exchange for their military services, the Muktis collected the revenues of their assignments as salary. They also paid their soldiers from these revenues. Control over Muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में जो बताई गई है बात वो यह है कि पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये जो इलाके थे ये इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो ये पूरी की पूरी बात इस पैराग्राफ में बताई गई है। As the Delhi sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority। यहाँ पे जो बात बताई गई है इस पैराग्राफ के अंदर वो ये बात कही गई है कि जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। फिर सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उसके बाद उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे जिनकी बात यहाँ पर की गई है। 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 तरीके के कर लगाए जाते थे जिसमें सबसे पहला वाला जो कर है उसमें कृषि पर लगाया जाता था जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा जो टैक्स लगाया जाता था यहाँ पे कर जिसे वो लिया जाता था मवेशियों पर और जो तीसरा लगाया जाता था वो लगाया जाता था घरों पर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ the subcontinent remained outside the control of the Delhi sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India to the entire region became independent. Even the Gangetic plain there were फॉरेस्ट एरियाज। तो यहाँ पे बात ये कही है कि यह याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद वहाँ पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, यहाँ पे बात की गई है अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे और साथ ही साथ वह अधिकार कुछ ही समय तक वहाँ पर रह पाता था। इस पैराग्राफ में बताया गया है चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि आज का मॉडर्न उज्बेकिस्तान
पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली और मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए एक भारी चुनौती थी। अब आगे हम देखेंगे इसके अंदर कि सुल्तानों ने इन चुनौतियों का किस प्रकार से सामना किया था। इससे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया जाएगा आगे सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में। उस पैराग्राफ में क्या बात कही गई है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है किलेबंदी के बारे में कि सरदार किस प्रकार से किलेबंदी यानी कि फोर्टिफिकेशन किया करते थे। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी यानी कि 14th सेंचुरी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी उस समय पे। ये तो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में स्टोरी बताई गई है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच डिफ्रेंसिएशन दे रखा है, दोनों के बीच अंतर दे रखा है कि दोनों ने अपने समय काल में क्या क्या काम किए थे और किसका जो शासन है वो ज़्यादा सफलतापूर्वक काम कर पाया उस समय और कौन सा शासक था जो ज़्यादा सफल रहा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं पॉइंट 1 जिसके अंदर बताया गया है दिल्ली पर 2 बार हमले हुए जो कि हुए थे 1299 और 1300 में, और दूसरा हुआ यहाँ पर 1302 में और 1303 तक ही था में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की थी। वहीं पर ही देखते हैं यहाँ पर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था, यानी सबसे डेंजरस उसका स्टेप था वो। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खलजी पर। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बताया गया अलाउद्दीन खलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था, जिसे गैरिसन टाउन कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर टॉप पे मानचित्र 1 में देखा भी था, मैप 1 में। आप वापस जाके वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद है पॉइंट 2 मोहम्मद तुगलक में बताया गया है नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खलजी। 3rd पॉइंट सैनिकों, यहाँ पे बताया गया है सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा करके तौर पर तय कर लिया गया था उस समय ही। उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, अपनी सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया और लेकिन सेनाओं की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया था। अब धीरे धीरे हमें समझ आ रहा है कि किसका जो शासन था वो ज़्यादा बेस्ट था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट में बताया गया है सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे और उनको वो सजा मिला करती थी उस समय पे। मोहम्मद तुगलक वाले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। वे बड़े चतुर थे
अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से उस समय बनाए जा सकते थे। तो एक तरीके का ये माइनस पॉइंट आ गया था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद है लास्ट पॉइंट अलाउद्दीन के बारे में। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता के लिए यहाँ पे क्या किया, कुछ काम बहुत अच्छा किया इन्होंने। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। इसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अनंतहा टोकन मुद्रा भी उस समय वापस लेनी पड़ गई। In this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultan, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। तो इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। आगे है द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी यानी कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत किस प्रकार की थी। टेक अ लुक एट अ टेबल अगेन टेबल 1 के बारे में यहाँ पे कहा गया है। आप वीडियो वापस जाके देख सकते हैं टेबल 1 पे। यहाँ पे कहा गया है इस पैराग्राफ में कि आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उस समय पर ये सारे के सारे स्टेट यहाँ पे दे रखे हैं। और आगे क्या हुआ, उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर कर यहाँ पर सामने आए थे और उन्होंने अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. Sher Shah Sur 1540 to 1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun 1530 to 40, 55 to 56. Sher Shah captured Delhi and established his own dynasty. Although the Sur dynasty ruled for only 15th year 40 to 55, it introduced an administrations that borrowed elements from Alauddin Khalji's and made them more efficient. Sher Shah's administration became the model followed by the great Emperor Akbar 1556 to 1605 when he consolidated the Mughal Empire। यहाँ पे बताया गया है कि इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। लास्ट में है कीवर्ड्स इक्ता, खराज।
इनको आप एक्सप्लेन कीजिए, ये हम चैप्टर में पढ़कर आए हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि एकता किसे कहा जाता था और खराज किसे कहा जाता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।